भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 मानहानि डिफेमेशन। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 को आसान हिंदी में समझते हैं। ये धारा मानहानि डिफेमेशन के अपराध को परिभाषित करती है, विभिन्न स्पष्टीकरणों और अपवादों के साथ, और इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। मानहानि मूल रूप से किसी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का कार्य है। एक, मानहानि क्या है? कोई व्यक्ति मानहानि करता है यदि वह वर्ड शब्दों से स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रेड, बोले गए या पढ़ने के इरादे से लिखे गए। दो, या संकेतों से बाय साइंस। तीन, या दृश्य निरूपणों से बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशंस जैसे चित्र, कार्टून। चार, किसी भी तरीके से इन एनी मैनर वो किसी व्यक्ति के संबंध में कोई लांछन इम्प्यूटेशन लगाता या प्रकाशित करता है। मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन। पांच, यह इरादा रखते हुए इंटेंडिंग टू हार्म, या यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए नोविंग और हैविंग रीजन टू बिलीव कि ऐसा लांछन उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन, सिवाय उन मामलों के जो बाद में अपवादों के रूप में बताए गए हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की मानहानि करता है। आसान शब्दों में कहें, मानहानि तब होती है जब आप किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहते, लिखते, दिखाते या प्रकाशित करते हैं जिससे उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचे, और आप जानते हैं या आपको लगता है कि ऐसा करने से उसकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। यह बात झूठ होनी चाहिए या उसे इस तरह से प्रस्तुत किया गया हो कि वह गलत धारणा बनाए। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशंस। स्पष्टीकरण। एक, मृत व्यक्ति की मानहानि। यदि कोई लांछन किसी मृत व्यक्ति पर लगाया जाता है तो वह मानहानि हो सकता है यदि वह लांछन उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को तब नुकसान पहुंचाता जब वह जीवित होता और इसका इरादा उसके परिवार या अन्य करीबी रिश्तेदारों की भावनाओं को चोट पहुंचाना हो। आसान भाषा। आप किसी ऐसे व्यक्ति की मानहानि भी कर सकते हैं जो अब जीवित नहीं है, बशर्ते वह बात उसके जीवित होने पर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती और आपका इरादा उसके परिवार या रिश्तेदारों को दुख पहुंचाना हो। स्पष्टीकरण दो, कंपनी या समूह की मानहानि। किसी कंपनी या संघ या व्यक्तियों के समूह के संबंध में लांछन लगाना भी मानहानि हो सकता है। आसान भाषा। मानहानि केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक कंपनी, एक क्लब या किसी लोगों के समूह जैसे किसी राजनीतिक दल की भी हो सकती है। स्पष्टीकरण तीन, व्यंग्यात्मक या वैकल्पिक रूप में लांछन। एक लांछन जो वैकल्पिक रूप में हो या व्यंग्यात्मक रूप से व्यक्त किया गया हो, वह भी मानहानि हो सकता है। आसान भाषा। यदि आप सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते, बल्कि व्यंग्य करते हैं या ऐसा सवाल पूछते हैं जिससे गलत बात का संकेत मिलता है, तो वह भी मानहानि हो सकता है, जैसा कि पहले उदाहरण ए में है। स्पष्टीकरण चार, प्रतिष्ठा को नुकसान का अर्थ। कोई लांछन किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि वह लांछन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों की नज़र में उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम न करे, या उसकी जाति या उसके पेशे के संबंध में उसके चरित्र को कम न करे, या उस व्यक्ति की साख क्रेडिट को कम न करे, या यह विश्वास पैदा न करे कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित स्थिति में है या ऐसी स्थिति में है जिसे आम तौर पर अपमानजनक माना जाता है। आसान भाषा। किसी की इज्जत को नुकसान तब माना जाएगा जब आपकी बात से लोगों को लगे कि वह व्यक्ति अनैतिक है, बेईमान है, मूर्ख है, अपने काम में बुरा है, दिवालिया है, या उसे कोई शर्मनाक बीमारी है। उदाहरण ए, व्यंग्यात्मक लांछन। ओ ए कहता है, जीत एक ईमानदार आदमी है, उसने कभी बी की घड़ी नहीं चुराई, इस इरादे से कि यह विश्वास किया जाए कि जी ने बी की घड़ी चुराई थी। यह मानहानि है जब तक कि यह अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत न आए। बी, संकेत द्वारा लांछन। ओ ए से पूछा जाता है कि बी की घड़ी किसने चुराई। ए जीड की ओर इशारा करता है इस इरादे से कि यह विश्वास किया जाए कि जीड ने बी की घड़ी चुराई थी। यह मानहानि है जब तक कि यह अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत न आए। सी, दृश्य निरूपण द्वारा लांछन।
ओ ए बी की घड़ी लेकर भागते हुए जेड का चित्र बनाता है, इस इरादे से कि यह विश्वास किया जाए कि जेड ने बी की घड़ी चुराई थी। ये मानहानि है जब तक कि यह अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत ना आए। अपवाद एक्सेप्शंस। कब मानहानि नहीं मानी जाएगी? अपवाद एक, सत्य का लांछन जो सार्वजनिक हित में हो। किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी बात कहना मानहानि नहीं है जो सत्य है, यदि सार्वजनिक हित में उस लांछन को लगाना या प्रकाशित करना आवश्यक हो। यह एक तथ्य का प्रश्न है कि क्या यह सार्वजनिक हित में है या नहीं। आसान भाषा। अगर आप किसी के बारे में सच बात कहते हैं और वह सच बात समाज के भले के लिए प्रकाशित करना जरूरी है, तो यह मानहानि नहीं है। अपवाद दो, लोक सेवक के आचरण पर सद्भावनापूर्ण राय। लोक सेवक के अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में या उसके चरित्र के संबंध में, जहां तक उसका चरित्र उस आचरण में प्रकट होता है और उससे अधिक नहीं, सद्भावना से कोई भी राय व्यक्त करना मानहानि नहीं है। आसान भाषा। आप किसी सरकारी अधिकारी के कामकाज या उसके चरित्र पर, जितना उसके काम में दिखता है, ईमानदारी से राय दे सकते हैं, बशर्ते आपकी नीयत सही हो। अपवाद तीन, किसी सार्वजनिक प्रश्न पर व्यक्ति के आचरण पर सद्भावनापूर्ण राय। किसी सार्वजनिक प्रश्न से संबंधित किसी व्यक्ति के आचरण के संबंध में और उसके चरित्र के संबंध में, जहां तक उसका चरित्र उस आचरण में प्रकट होता है और उससे अधिक नहीं, सद्भावना से कोई भी राय व्यक्त करना मानहानि नहीं है। आसान भाषा। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक मुद्दे पर कुछ करता है, जैसे सरकार को याचिका देना, मीटिंग में बोलना, तो आप उसके उस काम पर और उस काम में दिखे उसके चरित्र पर ईमानदारी से राय दे सकते हैं। उदाहरण, ए का जेड के उस आचरण पर सद्भावना से कोई भी राय व्यक्त करना मानहानि नहीं है, जिसमें जीड ने किसी सार्वजनिक प्रश्न पर सरकार को याचिका दी, किसी सार्वजनिक प्रश्न पर बैठक के लिए अनुरोध पर हस्ताक्षर किए, ऐसी बैठक की अध्यक्षता की या उसमें भाग लिया, कोई ऐसा समाज बनाया या उसमें शामिल हुआ जो सार्वजनिक समर्थन आमंत्रित करता है, या किसी ऐसी स्थिति के लिए किसी विशेष उम्मीदवार के लिए मतदान किया या प्रचार किया जिसके कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में जनता की रुचि है। अपवाद चार, न्यायालय की कार्यवाही की सारतः सत्य रिपोर्ट का प्रकाशन। किसी न्यायालय की कार्यवाही या ऐसी किसी कार्यवाही के परिणाम की सारतः सत्य रिपोर्ट प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। स्पष्टीकरण। खुली अदालत में किसी न्यायालय में सुनवाई से पहले प्रारंभिक जांच करने वाला मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी उपरोक्त धारा के अर्थ में एक न्यायालय है। आसान भाषा। आप कोर्ट की कार्यवाही या उसके फैसले की सही और सटीक रिपोर्ट प्रकाशित कर सकते हैं। अपवाद पाँच, न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों के गुणदोष पर सद्भावनापूर्ण राय। किसी भी मामले, चाहे सिविल हो या आपराधिक, जिसे न्यायालय ने तय कर दिया है कि गुण दोष, मेरिट्स के संबंध में या किसी व्यक्ति के आचरण के संबंध में, जो ऐसे मामले में एक पक्ष, गवाह या एजेंट था, या ऐसे व्यक्ति के चरित्र के संबंध में, जहां तक उसका चरित्र उस आचरण में प्रकट होता है और उससे अधिक नहीं, सद्भावना से कोई भी राय व्यक्त करना मानहानि नहीं है। आसान भाषा। कोर्ट के किसी केस या उसमें शामिल किसी गवाह पार्टी के व्यवहार पर जितना कोर्ट में दिखा, आप ईमानदारी से राय दे सकते हैं। उदाहरण, ए कहता है, मुझे लगता है कि उस मुकदमे में जेड का सबूत इतना विरोधाभासी है कि वह मूर्ख या बेईमान होगा। ए इस अपवाद के अंतर्गत आता है यदि वह यह सद्भावना से कहता है क्योंकि उसकी राय जेड के चरित्र के संबंध में है, जैसा कि जेड के गवाह के रूप में आचरण में प्रकट होता है, और उससे अधिक नहीं। बी, लेकिन यदि ए कहता है, मुझे विश्वास नहीं है कि जेड ने उस मुकदमे में क्या कहा क्योंकि मैं जानता हूं कि वह सत्यवादी नहीं है, ए इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि उसकी राय जेड के चरित्र के संबंध में है जो जेड के गवाह के रूप में आचरण पर आधारित नहीं है। अपवाद 6, सार्वजनिक प्रदर्शन के गुणदोष पर सद्भावनापूर्ण राय। किसी भी प्रदर्शन के गुण दोष के संबंध में सद्भावना से कोई भी राय व्यक्त करना मानहानि नहीं है, जिसे उसके लेखक ने जनता के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया है, या लेखक के चरित्र के संबंध में,
जहां तक उसका चरित्र ऐसे प्रदर्शन में प्रकट होता है और उससे अधिक नहीं। स्पष्टीकरण: एक प्रदर्शन को जनता के निर्णय के लिए स्पष्ट रूप से या लेखक के ऐसे कृत्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जो जनता के निर्णय के लिए ऐसे प्रस्तुतिकरण को सूचित करते हैं। आसान भाषा: अगर कोई कलाकार, लेखक या वक्ता अपनी कला या काम को जनता के सामने पेश करता है, जैसे किताब छापना, भाषण देना, स्टेज पर अभिनय करना, तो आप उसके उस काम और उस काम में दिखे उसके चरित्र पर ईमानदारी से आलोचना कर सकते हैं। उदाहरण: ए एक व्यक्ति जो एक किताब प्रकाशित करता है, वह उस किताब को जनता के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है। बी एक व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से भाषण देता है, वह उस भाषण को जनता के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है। सी एक अभिनेता या गायक जो सार्वजनिक मंच पर आता है, वह अपने अभिनय या गायन को जनता के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है। डी एक किसी जेड द्वारा प्रकाशित एक किताब के बारे में कहता है, जेड की किताब मूर्खतापूर्ण है, जेड एक कमजोर आदमी होगा। जेड की किताब अश्लील है, जेड अशुद्ध दिमाग का आदमी होगा। ए इस अपवाद के अंतर्गत आता है यदि वह यह सद्भावना से कहता है क्योंकि उसकी राय जेड के चरित्र के संबंध में है, केवल वहीं तक जहां तक वह जेड की किताब में प्रकट होता है और उससे अधिक नहीं। ई लेकिन यदि ए कहता है, मुझे आश्चर्य नहीं कि जीत की किताब मूर्खतापूर्ण और अश्लील है, क्योंकि वह एक कमजोर आदमी और एक व्यभिचारी है। ए इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि उसकी राय जीत के चरित्र के संबंध में है, जो जीत की किताब पर आधारित नहीं है। अपवाद 7 वैध प्राधिकारी द्वारा आचरण पर सद्भावनापूर्ण निंदा। किसी व्यक्ति पर किसी भी प्राधिकारी जो कानून द्वारा प्रदत्त हो या दूसरे के साथ किए गए वैध अनुबंध से उत्पन्न होता हो, रखने वाले व्यक्ति के लिए दूसरे के ऐसे आचरण पर सद्भावना से कोई निंदा करना मानहानि नहीं है जिससे ऐसा वैध प्राधिकारी संबंधित है। आसान भाषा: यदि आपके पास किसी पर कोई कानूनी अधिकार है, जैसे जज, बॉस, माता-पिता, शिक्षक, तो आप ईमानदारी से उसके व्यवहार की आलोचना कर सकते हैं, बशर्ते वह आलोचना आपके अधिकार क्षेत्र से संबंधित हो। उदाहरण: एक जज किसी गवाह या न्यायालय के अधिकारी के आचरण की सद्भावना से निंदा करता है। एक विभाग का प्रमुख अपने अधीन काम करने वालों की सद्भावना से निंदा करता है। एक माता-पिता अन्य बच्चों की उपस्थिति में एक बच्चे की सद्भावना से निंदा करता है। एक स्कूल मास्टर, जिसका अधिकार माता-पिता से प्राप्त है, अन्य छात्रों की उपस्थिति में एक छात्र की सद्भावना से निंदा करता है। एक मालिक सेवा में लापरवाही के लिए एक नौकर की सद्भावना से निंदा करता है। एक बैंकर अपने बैंक के कैशियर के ऐसे कैशियर के रूप में आचरण के लिए सद्भावना से निंदा करता है। ये सभी इस अपवाद के अंतर्गत आते हैं। अपवाद 8 वैध प्राधिकारी को सद्भावना से आरोप लगाना। किसी भी व्यक्ति पर उस विषय वस्तु के संबंध में आरोप लगाना मानहानि नहीं है जिसके संबंध में उस व्यक्ति पर वैध प्राधिकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सद्भावना से आरोप लगाया जाता है। आसान भाषा: अगर आपको किसी के खिलाफ कोई शिकायत है और आप ईमानदारी से वह शिकायत उस व्यक्ति से करते हैं जिसके पास उस शिकायत को सुनने का कानूनी अधिकार है, जैसे पुलिस को, बॉस को, माता-पिता को, तो यह मानहानि नहीं है। उदाहरण: यदि ए सद्भावना से एक मजिस्ट्रेट के सामने जीत पर आरोप लगाता है, यदि ए सद्भावना से जीत के मालिक से जीत एक नौकर के आचरण की शिकायत करता है, यदि ए सद्भावना से जी एक बच्चा के पिता से जीत के आचरण की शिकायत करता है, तो ए इस अपवाद के अंतर्गत आता है। अपवाद 9 अपने या सार्वजनिक हित के लिए सद्भावना से लांछन लगाना। किसी दूसरे के चरित्र पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, बशर्ते वह लांछन सद्भावना से उस व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए लगाया गया हो जिसने इसे लगाया है, या किसी अन्य व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए या सार्वजनिक हित के लिए। आसान भाषा: आप किसी के चरित्र पर ऐसी बात कह सकते हैं जो उसकी इज्जत पर आंच लाती हो, लेकिन केवल तभी जब आप ऐसा ईमानदारी से अपने या किसी और के हितों की रक्षा के लिए या समाज के भले के लिए कर रहे हों। उदाहरण: ए ए एक दुकानदार अपने व्यवसाय का प्रबंधन करने वाले बी से कहता है,
जैद को कुछ भी मत बेचना जब तक वह तुम्हें नकद भुगतान न करे, क्योंकि मुझे उसकी ईमानदारी पर कोई राय नहीं है। ए इस अपवाद के अंतर्गत आता है यदि उसने यह लांछन जैद पर सद्भावना से अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए लगाया है। बी ए एक मजिस्ट्रेट अपने वरिष्ठ अधिकारी को एक रिपोर्ट बनाते हुए जीड के चरित्र पर एक लांछन लगाता है। यहाँ यदि लांछन सद्भावना से और सार्वजनिक हित के लिए लगाया गया है तो ए इस अपवाद के अंतर्गत आता है। अपवाद 10 सद्भावना से चेतावनी देना। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ सद्भावना से चेतावनी देना मानहानि नहीं है, बशर्ते ऐसी चेतावनी उस व्यक्ति के भले के लिए हो जिसे वह दी गई है, या किसी ऐसे व्यक्ति के भले के लिए जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है, या सार्वजनिक हित के लिए। आसान भाषा। आप किसी को दूसरे व्यक्ति के बारे में ईमानदारी से चेतावनी दे सकते हैं, बशर्ते आपकी नीयत उस व्यक्ति को, उसके किसी करीबी को या समाज को किसी नुकसान से बचाना हो। 2. मानहानि के लिए दंड। जो कोई भी किसी दूसरे की मानहानि करता है उसे 2 साल तक का साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years, या जुर्माना, फाइन या दोनों, बोथ, या सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस से दंडित किया जाएगा। 3. मानहानिकारक सामग्री को छापना या खोदना। जो कोई भी किसी सामग्री को छापता है, प्रिंट्स, या खोदता है, इनग्रेव्स, यह जानते हुए या यह मानने का अच्छा कारण रखते हुए, नोइंग और हैविंग गुड रीजन टू बिलीव, कि ऐसी सामग्री किसी व्यक्ति की मानहानिकारक है, डेफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन, उसे 2 साल तक का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 4. मानहानिकारक सामग्री वाली मुद्रित या खुदी हुई वस्तु बेचना। जो कोई भी मानहानिकारक सामग्री वाली किसी मुद्रित, प्रिंटेड या खुदी हुई इंग्रेव्ड वस्तु को बेचता है या बेचने की पेशकश करता है, सेल्स और ऑफर्स फॉर सेल, यह जानते हुए, नोइंग, कि उसमें ऐसी सामग्री है, उसे 2 साल तक का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सारांश में मुख्य बातें। धारा 350 मानहानि के अपराध को व्यापक रूप से परिभाषित करती है, जिसमें बोले गए, लिखे गए संकेतों या दृश्यों के माध्यम से किए गए लांछन शामिल हैं, जो किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए हों। इसमें मृत व्यक्तियों, कंपनियों और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की मानहानि भी शामिल है। हालांकि यह धारा विभिन्न अपवादों के माध्यम से उचित आलोचना, सार्वजनिक हित में सच्चाई का प्रकाशन, कानूनी कार्यवाही की रिपोर्टिंग और प्राधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्ण निंदा जैसे कार्यों को मानहानि के दायरे से बाहर रखती है। मानहानि के लिए दंड। सीधी मानहानि अधिकतम 2 साल की सामान्य जेल या जुर्माना या दोनों, या सामुदायिक सेवा। मानहानिकारक सामग्री छापना, उत्कीर्ण करना, अधिकतम 2 साल की सामान्य जेल या जुर्माना या दोनों। मानहानिकारक सामग्री बेचना, अधिकतम 2 साल की सामान्य जेल या जुर्माना या दोनों। यह धारा व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की रक्षा करती है, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी उचित जगह छोड़ती है, विशेषकर सार्वजनिक मामलों और सद्भावनापूर्ण आलोचना के संबंध में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 357 असहाय व्यक्ति की देखभाल और जरूरतों को पूरा करने के अनुबंध का उल्लंघन। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 357 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो एक वैध अनुबंध, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, द्वारा किसी असहाय, हेल्पलेस या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में अक्षम व्यक्ति की देखभाल करने या उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं और जानबूझकर ऐसा करने में विफल रहते हैं। अपराध क्या है? जो कोई भी वन एक वैध अनुबंध द्वारा बाध्य हो, बीइंग बाउंड बाय अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। ओ किसी व्यक्ति की देखभाल करने के लिए, टू अटेंड ऑन। ओ या उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, टू सप्लाई द वांट्स ऑफ एनी पर्सन। 2. वह व्यक्ति जिसकी देखभाल या ज़रूरतें पूरी करनी है ऐसा व्यक्ति हो जो ओ कम उम्र के कारण, बाय रीजन ऑफ यूथ, ओ या मानसिक अस्वस्थता के कारण, और ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ओ या किसी बीमारी या शारीरिक कमजोरी के कारण, और ऑफ अ डिजीज और बॉडीली वीकनेस, ओ
असहाय हो, इज हेल्पलेस। ओ या अपनी सुरक्षा के लिए, फॉर हिज ओन सेफ्टी, या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो, इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर हिज ओन सेफ्टी और ऑफ सप्लाइंग हिज ओन वांट्स। 3, और ऐसा करने वाला व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करने में चूक करता है, वॉलंटरली ओमिट्स सो टू डू। आसान शब्दों में समझें, यह धारा तब लागू होती है जब आपने किसी असहाय व्यक्ति, जैसे छोटा बच्चा, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, बहुत बूढ़ा या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की देखभाल करने या उसे ज़रूरी चीज़ें, खाना, दवा, पानी देने का कानूनी समझौता, कॉन्ट्रैक्ट किया हो, और फिर आप जानबूझकर उस समझौते को तोड़ते हुए उस व्यक्ति की देखभाल नहीं करते या उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, जबकि वह व्यक्ति अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता या अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। मुख्य बिंदु: एक वैध अनुबंध का होना अनिवार्य है। यह मौखिक या लिखित हो सकता है, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए। जिस व्यक्ति की देखभाल करनी है, वह असहाय होना चाहिए और अपनी देखभाल या ज़रूरतों को पूरा करने में अक्षम होना चाहिए। देखभाल करने वाले का जानबूझकर चूकना, वॉलंटरी ओमिशन, अपराध है। उदाहरण: एक नर्स जिसने किसी बुजुर्ग और बिस्तर पर पड़े मरीज की देखभाल के लिए 1 महीने का अनुबंध किया है, उसे जानबूझकर खाना, पानी या दवा देना बंद कर देती है, जिससे मरीज को नुकसान हो सकता है। एक अभिभावक जिसने एक मानसिक रूप से अक्षम बच्चे की देखभाल के लिए भुगतान लिया है, उसे भूखा छोड़ देता है या उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। एक व्यक्ति जो किसी बीमार रिश्तेदार की देखभाल के लिए अनुबंधित है, उसे अकेले छोड़ देता है और उसकी दवाएं नहीं देता, जिससे उसकी हालत बिगड़ जाती है। दंड क्या है? इस अपराध को करने वाले व्यक्ति को 3 महीने तक की कैद, ये साधारण या कठोर कारावास कोई भी हो सकती है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सारांश में मुख्य बातें: धारा 357 उन लोगों को दंडित करती है जो अपने अनुबंधीय दायित्वों का उल्लंघन करते हुए असहाय व्यक्तियों की देखभाल से जानबूझकर इनकार करते हैं। यह धारा कमजोर और आश्रित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है, खासकर जब उनकी देखभाल की जिम्मेदारी कानूनी समझौते के तहत ली गई हो। इस अपराध के लिए अधिकतम 3 महीने की जेल या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह दर्शाता है कि कानून ऐसे अनुबंधों को तोड़ने को एक आपराधिक कृत्य मानता है, खासकर जब इससे कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा या कल्याण प्रभावित होता हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 368, निरसन और व्यावृत्ति, रिपील एंड सेविंग्स। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 368 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा इस संहिता के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है, क्योंकि यह स्पष्ट करती है कि भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पीनल कोड 1860 को कैसे निरसित, रिपील्ड किया जा रहा है और इसके निरसन के परिणाम क्या होंगे, सेविंग्स। 8. भारतीय दंड संहिता 1860 का निरसन। भारतीय दंड संहिता 45 ऑफ 1860 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है। आसान शब्दों में कहें, यह उपधारा सीधे तौर पर कहती है कि अब तक चला आ रहा भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जो 1860 से लागू था, उसे खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब यह नया कानून भारतीय न्याय संहिता अपराधों और दंडों को नियंत्रित करेगा। 2. निरसन के बावजूद अप्रभावित रहने वाले प्रावधान। उपधारा 1 में उल्लिखित संहिता के निरसन के बावजूद यह निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा। ए. पिछली कार्यवाही या उसके तहत किए गए कार्य। निरसित संहिता का पिछला संचालन या उसके तहत विधिवत किया गया या सहा गया कोई भी कार्य। आसान भाषा: जो भी काम या कार्यवाही पुरानी आईपीसी के तहत पहले से हो चुकी है या जिसके तहत कोई सजा भोगी जा चुकी है, उस पर इस नए कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी पुराने काम पुराने कानून के हिसाब से ही वैध रहेंगे। बी. अर्जित अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता। निरसित संहिता के तहत अर्जित कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता। आसान भाषा: यदि किसी व्यक्ति ने पुरानी आईपीसी के तहत कोई अधिकार, जैसे किसी अपराध के लिए शिकायत करने का अधिकार, प्राप्त किया था या उस पर कोई दायित्व, जैसे जुर्माना भरने का दायित्व आया था,
तो वे अधिकार या दायित्व इस नई संहिता के आने के बावजूद वैसे ही बने रहेंगे। सी। अपराधों के संबंध में हुई दंड या सजा। निर्सित संहिता के खिलाफ किए गए किसी भी अपराध के संबंध में हुई कोई भी शास्ति, पेनल्टी या सजा, पनिशमेंट। आसान भाषा। यदि किसी व्यक्ति ने पुरानी आईपीसी के तहत कोई अपराध किया था, तो उसके लिए जो जुर्माना या सजा तय की गई थी, वह नई संहिता के आने के बावजूद लागू रहेगी। डी। ऐसी शास्ति या सजा के संबंध में जांच या उपचार। ऐसी किसी भी शास्ति या सजा के संबंध में कोई भी जांच, इन्वेस्टिगेशन या उपचार, रेमेडी। आसान भाषा। यदि किसी अपराध के लिए पुरानी आईपीसी के तहत जांच चल रही थी या कोई कानूनी कार्रवाई लंबित थी, तो वे जांच और कानूनी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ई। ऐसी शास्ति या सजा के संबंध में कार्यवाही या उपचार का जारी रहना। उपरोक्त वर्णित ऐसी किसी भी शास्ति या सजा के संबंध में कोई भी कार्यवाही, प्रोसीडिंग, जांच, इन्वेस्टिगेशन या उपचार, रेमेडी, और ऐसी कोई भी कार्यवाही या उपचार स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है, और ऐसी कोई भी शास्ति लगाई जा सकती है जैसे कि वह संहिता निरसित नहीं हुई हो। आसान भाषा। ऊपर बताई गई सभी कानूनी कार्रवाइयां, जांचें और दंड, जैसे किसी को सजा देना, वैसे ही जारी रहेंगे और लागू होंगे जैसे कि पुरानी आईपीसी को कभी खत्म किया ही नहीं गया था। इसका मतलब है कि पुराने अपराधों के लिए पुराने कानून के तहत ही न्याय किया जाएगा। 3। पुराने कोड के तहत किए गए कार्यों का नए कोड के तहत माना जाना। ऐसे निरसन के बावजूद उक्त संहिता पुराने आईपीसी के तहत किया गया कोई भी कार्य या ली गई कोई भी कार्रवाई इस संहिता भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा। आसान शब्दों में कहें, यह उपधारा भविष्य को देखती है। यदि पुरानी आईपीसी के तहत कोई कार्य किया गया था, जैसे कोई गिरफ्तारी, वारंट जारी करना या कोई प्रक्रिया, तो उसे अब भारतीय न्याय संहिता के उसी जैसे प्रावधान के तहत किया गया माना जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रियाओं में कोई रुकावट न आए। उदाहरण, अगर पुरानी आईपीसी की धारा XYZ के तहत कोई वारंट जारी हुआ था और नई संहिता में वही प्रावधान धारा ABC में है, तो वारंट अब धारा ABC के तहत जारी हुआ माना जाएगा। 4. सामान्य खंड अधिनियम 1893 की धारा 6 का सामान्य अनुप्रयोग। उपधारा 2 में विशेष मामलों का उल्लेख सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग को पूर्वाग्रहित या प्रभावित नहीं करेगा, निरसन के प्रभाव के संबंध में। आसान शब्दों में कहें, यह उपधारा तकनीकी है। यह बताती है कि उपधारा 2 में जो विशिष्ट बातें बताई गई हैं, वे सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 के सामान्य सिद्धांतों को कमजोर नहीं करेंगी। धारा 6 आमतौर पर बताती है कि किसी कानून के निरसन, रिपील का क्या प्रभाव होता है। यह सुनिश्चित करता है कि निरसन के प्रभावों को पूरी तरह से और सही ढंग से समझा जाए और कोई कानूनी शून्यता न रहे। सारांश में मुख्य बातें: धारा 368 भारतीय दंड संहिता 1860 के निरसन, समाप्ति और व्यावृत्ति, बचाव का प्रावधान करती है। यह स्पष्ट करती है कि आईपीसी अब प्रभावी नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि आईपीसी के तहत पहले से किए गए अपराधों, चल रही जांचों, जारी किए गए दंडों, अर्जित अधिकारों और दायित्वों पर इस निरसन का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे सभी पुराने कानून के तहत ही जारी रहेंगे और निपटारा किया जाएगा। साथ ही यह बताती है कि पुराने कानून के तहत किए गए कार्यों को नए कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया माना जाएगा। यह धारा कानूनी निरंतरता सुनिश्चित करती है और यह स्पष्ट करती है कि नए कानून के आने से पुराने मामलों पर क्या असर पड़ेगा। यह कानूनी बदलाव के समय किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति को दूर करती है।